हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी नोट्स चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से कैरेक्टर का दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, इनहेरिटेंस कहलाता है। और वेरिएशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के बाद जो बदलाव आता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स birth only to a baby elephant and not some other animals, or why a mango seed forms only a mango plant and not any other plants। पहले पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे जो एक एलिफेंट है वो हमेशा बेबी एलिफेंट को जन्म क्यों देता है, वो किसी और एनिमल्स को जैसे बेबी हॉर्स को जन्म क्यों नहीं देता, या फिर बेबी डॉग को जन्म क्यों नहीं देता। और जैसे जो एक मैंगो सीड है वो सिर्फ एक मैंगो के प्लांट को ही मैंगो एक प्लांट क्यों बनाता है, इसके अलावा वो नीम का प्लांट क्यों नहीं बनाता या और कोई प्लांट क्यों नहीं बनाता। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और एक ये भी है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट के आइडेंटिकल क्यों होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर वो पेरेंट्स होते हैं उनसे उनके कैरेक्टर क्यों मिलते हैं। ओवर डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं या फिर उनमें कोई डिफरेंस भी होता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई सिबलिंग समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर। और एक ये भी है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो कभी कभी इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी दिखाई देते हैं। दीज आर सर्वल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डिलेड विद साइंटिफिकली इन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। जो क्वेश्चन हमने पढ़े या फिर जो कुछ इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो एक बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़े जाते हैं जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो जेनेटिक्स हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट में कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस और साथ ही साथ इस इनहेरिटेंस से जो वेरिएशन आता है कैरेक्टर्स के से पेरेंट में जो ऑफस्प्रिंग से वेरिएशन आता है वो भी जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny। इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और यही हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र होने का बेसिस है। वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इनहेरिटेंस और वेरिएशन वो डिग्री होती है जिसके द्वारा हम प्रोजेनी और पेरेंट्स को डिफरेंट करते हैं। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 1000 BC that one of the cases of variation was hidden in sexual reproduction। 8000 से 1000 BC के बीच में पता लग गया था कि जो वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। They exploited the variation that were naturally present in the wild population of the plant and animals to selectively breed and select for organisms that possessed described characters। जो हमारे पूर्वज थे, एंशियन एंसेस्टर थे, उन्होंने कुछ वेरिएशन को जाना, कुछ वेरिएशन के बारे में खोज की, कुछ वेरिएशन के बारे में खोज की, उनको एक्सप्लोटेड किया। वो वेरिएशन देखे जो वाइल्ड प्लांट में की और एनिमल्स की वाइल्ड पॉपुलेशन में देखे गए थे, और जो ये वेरिएशन थे उनको ब्रीड करवाया गया जिससे उन्हें जो कैरेक्टर चाहिए थे वो उन्हें प्राप्त हुए। फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल wild cows we have known Indians breed, example Sahiwal cow in Punjab। We must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance, character and variations, they had very little idea about the scientific basic of their phenomena। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हमारे पास काऊ की एक प्रजाति हमें काऊ की एक प्रजाति मिली
जिसको हम साहिवाल काऊ कहते हैं, जो पंजाब में होती हैं। और जो हमारे पूर्वज थे, ये वेरिएशन हमने जो रिकॉग्नाइज़ किया था, जो हमारे पूर्वज थे ये वेरिएशन और कैरेक्टर्स के बारे में जानते थे। मतलब इन जो वेरिएशन जो वेरिएशन है और जो कैरेक्टर इनके बारे में वो पहले से जानते थे। लेकिन ये वेरिएशन किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका साइंटिफिक बेस क्या है, इसके बारे में बहुत ही कम जानते थे। वो जानते तो थे पर बहुत ज़्यादा कम जानते थे कि ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसका साइंटिफिक बेस क्या है, ये सब कुछ वो नहीं जानते थे। Mendel's law of inheritance. It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding inheritance. 19वीं शताब्दी के बाद जो हमारा इनहेरिटेंस का कार्य है उसको कुछ समझने का काम शुरू हुआ था। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझने का कार्य शुरू हुआ था, किसको, इनहेरिटेंस को। जियोर्ज मेंडल conducted hybridization experiment on garden peas 7 year 1856 to 1863 are proposed that law of inheritance in living organism. ग्रेगर मेंडल ने इनहेरिटेंस के कुछ एक्सपेरिमेंट दिए पी प्लांट पर, यानी कि पेड़, उसके मटर के पौधे पर 7 साल यानी कि 1856 से 1863 के बीच में उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज को प्रपोज किया। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट statistics, analysis and mathematical logic were applied to problem in biology. मेंडल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान जो पहली बार चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि जो स्टैटिक्स था या फिर जो मैथमेटिकल लॉजिक था वो पहली बार बायोलॉजी में अप्लाई किया गया था। उसके एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ कंफर्मेशन भी दिए कि जो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अलग अलग जनरेशन पर, यानी कि सक्सेसिव जनरेशन पर किया था। और उसके इस जो एक्सपेरिमेंट था उससे इसको ये पता लगा था कि जो इनहेरिटेंस है वो उसके कुछ रूल भी होते हैं, वो हमेशा आइडियाज़ के बेस पर नहीं चलते। मतलब वो उसके कुछ रूल भी होते हैं, वो हर एक काम आइडिया के बेस पे नहीं कर सकते। मेंडल इन्वेस्टिंग कैरेक्टर इन द गार्डन पी प्लांट दैट वाज manifested as two opposing trait. Example, tall dwarf plant, yellow or green seed. The allowed him to set up a basic framework rule governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account all the diverse natural observation and the complexity inheritance in them. जिससे मेंडल ने जो इनहेरिटेंस था उसके रूल को सेटअप किया और उसके बाद जो मेंडल के रूल थे उनको साइंटिस्ट ने एक्सपेंड किया। जो मेंडल के रूल थे उसको साइंटिस्ट ने एक्सपेंड किया और जो मेंडल था उसने इनहेरिटेंस के रूल का सेटअप किया। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सर्वल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसने पी प्लांट में ट्रू ब्रीडिंग कराने के लिए या तो क्रॉस पोलिनेशन करवाया या फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाया। A true breeding line is one that having undergoes continuous self-pollination, so the stable trait inheritance and expression for several generations. ट्रू ब्रीडिंग वह पौधा होता है या फिर वह लाइन होती है जिसमें लगातार सेल्फ पोलिनेशन होता रहता है। जो ट्रू ब्रीडिंग होती है वो इस प्रकार का पौधा होता है या फिर वो इस प्रकार की लाइन होती है कि जिसमें हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होता रहता है और जो मतलब उसमें क्रॉस पोलिनेशन अब तक हुआ ही नहीं है। और उनके जो इनहेरिटेंस थे, यानी कि जो पौधे के एक पौधे से दूसरे पौधे में जो कैरेक्टर जा रहे थे वो दोनों ही सेम थे, यानी कि जो दोनों ही स्टेबल थे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। और कुछ जनरेशन तक सिर्फ एक जैसे ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए, दूसरे कैरेक्टर उसमें आया ही नहीं, इसलिए इसको हम ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। मान लो जब एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर्स में जो एक पौधे से जो दूसरे पौधे में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो दोनों सेम ही जा रहे हैं, उन दोनों का वो दोनों मतलब इस पौधे में भी सेम है, इस पौधे में भी सेम है, दोनों सेम ही जा रहे हैं, कोई दूसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ ही नहीं है और दोनों कैरेक्टर उसमें और जो दूसरा कैरेक्टर है वो उन पौधों में आया ही नहीं है, इसको हम ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मेंडल selected 14 true breeding plant varieties as pair which were similar except for one character contrasting trait. मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वाले पे प्लांट सेलेक्ट किए जिनमें कैरेक्टर तो सेम थे लेकिन कैरेक्टर डिफरेंट थे, मतलब अलग अलग थे। Some of the contrasting traits selected were smooth wrinkled seed, yellow or green seed, inflected or constructed green
और येलो पोड्स एंड टाल और ड्वार्फ प्लांट। उसने जो कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया, फिर स्मूथ रिंकल्ड सीड ली। एक पौधे में उसने येलो सीड ली, दूसरे पौधे में उसने ग्रीन सीड ली, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्मूथ या इनफ्लेक्टेड पोड ली, ग्रीन या येलो पोड ली, टार्फ या फिर ड्वार्फ पोड ली। Inheritance of one gene. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. Figure 5.2. Inheritance of one gene. हमें एक एग्जाम्पल लेना है जिसमें एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया है, जिसमें उसने एक टाल और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, पी प्लांट लिया, और उनमें जो एक जीन है यानी जो एक कैरेक्टर है ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बारे में हमने इसमें स्टडी करना है। ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ द क्रॉस एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। अच्छा, उसने जो क्रॉस करा दिया था और उस क्रॉस से जो सीड बने थे उनको कलेक्ट किया, और इन कलेक्ट किए हुए सीड को ग्रो करा के प्लांट बनाया, जिसको हमने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन कहा। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलल प्रोजेनी और द F1 जनरेशन। और इस जनरेशन को हम फाइलल प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन कहते हैं। मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टोल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, नन वर ड्वार्फ। मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि सभी F1 प्रोजेनी में जो प्लांट थे वो टोल थे, उसमें कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। He made similar observation for the other pair of traits. He found that the F1 always resemble either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. उसने वो अपने सातों कैरेक्टर को एक एक करके देखा। उसने सातों कैरेक्टर में जो पाया, उसने अपने सातों कैरेक्टर में दो अपोजिंग कैरेक्टर लिए थे और दो अपोजिंग जीन लिए थे, लेकिन जो F1 जनरेशन थी उसमें हमें सिर्फ एक ही प्रकार के जो पेरेंट्स थे वो दिखाई दे रहे थे। F1 जनरेशन में दूसरे प्रकार के जो पेरेंट्स थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द टोल F1 प्लांट एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फाइनल 2 जनरेशन सम ऑफ ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। The character that was not seen in the F1 generation was not expressed. जो F1 जनरेशन थी, मेंडल ने उसका सेल्फ पोलिनेशन करा दिया और जो F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवा दिया गया, तो उससे हमें दिखाई देगा जो F2 जनरेशन थी उस जनरेशन में कुछ ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ भी थे। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दिया था वो अब F2 जनरेशन में दिखाई दिया। The proportion of plant that were dwarf were 1/4 of the F2 plant while 3/4 of the F2 plant were tall. और जो F2 जनरेशन आई थी उसमें 1/4 पार्ट तो जो थे वो ड्वार्फ प्लांट थे और 3/4 पार्ट थे जो वो F2 जनरेशन के वो टोल प्लांट थे। द टोल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप ऑफ डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जो टोल और ड्वार्फ प्लांट मतलब जो टोल और ड्वार्फ ट्रेट थे वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई नहीं देते थे। वो अपने पेरेंट्स के जैसे वो अपने पेरेंट के जैसे दिखाई देते, उनमें कोई मिक्सअप नहीं था। आइए ब्लेंडिंग को एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लो एक प्लांट था वो 5 मीटर का था और एक दूसरा प्लांट था वो 2 मीटर का था। तो जो दो प्लांट बने थे उन दो में से जो दो प्लांट बने थे उन दो में से जो 3 प्लांट थे वो 5 मीटर के आ गए और जो एक प्लांट था वो 2 मीटर का आ गया, यानी कि जो 1/4 पार्ट था वो 2 मीटर का आया और जो 3/4 पार्ट था वो 5 मीटर का आ गया था। और जो टोल थे वो अपने पेरेंट्स के जैसे थे 5 मीटर के ही, और जो ड्वार्फ थे वो अपने पेरेंट्स के जैसे थे 2 मीटर के ही। उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखाई दिया था। दैट इज़ ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टोल और ड्वार्फ, नन वर इन बिटवीन हाइट। सभी ऑफस्प्रिंग या तो टोलाई या फिर ड्वार्फाई, कोई भी उनके बीच की हाइट का नहीं था। Similar results were obtained with the other trait that he studied. Only one of the parental trait was expressed in F1 generation, while at the F2 stage both the traits were expressed in proportion 3:1। और ये रिज़ल्ट ऑब्टेंड किए गए दूसरे कैरेक्टर के साथ जो उसने स्टडी किए थे। जो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर था, वो एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हो रहा था, और जो F2 स्टेज थी उसमें दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो रही थी और प्रपोर्शन 3:1 आया था। जो प्रपोर्शन था उसका वो 3:1 आया था। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज। और जो अपोजिंग कंट्रास्टिंग ट्रेट थे उसमें कोई भी चेंज नहीं था, ना तो F1 में
ना ही F2 स्टेज में। अब हम देखते हैं कि उसने जो क्रॉस किया था वो कैसे किया था। चलो हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब हमने एक चेन ले लिया जिसमें हमने लिए हैं कैपिटल टी और दूसरे में हमने लिए हैं स्मॉल टी। ये टोल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट। अब हमने टोल प्लांट में से कैपिटल टी ले लिया, गैमेट ले लिया, और ड्वार्फ प्लांट में से स्मॉल टी गैमेट ले लिया। इन दोनों को हमने मिलाया तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ऑफ स्प्रिंग टोल मिला। और अब हम देखते हैं जो कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस पोलिनेशन कराने से हमें क्या मिलता है। जो कैपिटल टी को हमने क्रॉस पोलिनेशन कराया तो हमें टोल प्लांट मिले सारे के सारे। देखो, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट और स्मॉल टी वो रिसेसिव है। कैपिटल टी डोमिनेंट होने के कारण रिसेसिव को दबा लेता है, इसलिए टोल बने चारों प्लांट। उसके बाद हम देखते हैं, हमने लिया एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, अब हम इनको क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें जो 3 प्लांट हैं वो तो हमें टोल मिले और एक प्लांट में ड्वार्फ। जनरेशन का जो प्रोपोर्शन था वो 3:1 आया था। 3 तो टोल थे और 1 ड्वार्फ था।